अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लियारी गैंग वार एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती है और ये एक ऐसी लड़ाई चलती आ रही थी कई सालों से। अब उसमें ठहराव आ चुका है इसलिए कि सारे गैंगस्टर जो हाई प्रोफाइल गैंगस्टर थे मारे गए हैं, पकड़े गए हैं। तो उसमें बड़ी हद तक ठहराव आ चुका है, वक्ती तौर पे कह सकते हैं। लेकिन एक खूनरेज़ लड़ाई ऐसी थी जिसमें सैकड़ों लोगों ने जानें गंवाई और कराची ने ऐसी खूनरेज़ी कभी नहीं देखी जो लियारी में हुई। लोगों के सर काटे गए, लोगों के बाजू काटे गए, टॉर्चर सेल कायम किए गए वहाँ पे। और आप देखें वहीं के मकामी जो गैंग थे एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तैयार हो गया था, रिश्तेदार, दोस्त, बचपन के दोस्त, कोई इधर एक गैंग में चला गया, कोई दूसरे गैंग में चला गया और बड़ी खूनरेज़ी हुई। ये दो हाई प्रोफाइल गैंगस्टर थे अपने टाइम के, रहमान डकैत और अरशद पप्पू, जिन्होंने इस खूनरेज़ गैंग वार की बुनियाद रखी थी। और जो रहमान डकैत था वो भी एक ख़ानदानी बदमाश था पहले। उसके वालिद, उसके चाचा, उसके भाई सारे बदमाश थे और मंशात फ़रोश और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो इसने भी वही राह अपनाई थी। इसी तरीके से अरशद पप्पू दूसरा किरदार था जो रहमान के मुकाबले था। और उसका वालिद, उसके भाई, तमाम ये लोग भी वो थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी यही काम किया था। तो आप देखें कि दोनों तरफ से जितनी जानों का नुकसान हुआ है, वो मैं नहीं समझता कि कराची में गैंग वॉर में कोई ऐसी खूनरेज़ी या पूरे पाकिस्तान में गैंग वॉर में ऐसी खूनरेज़ी कहीं आई होगी जो लियारी गैंग वॉर में आई है। उस्ताद तो एक ही था, जिसका नाम हाजी लालू है। उसने ही अरशद पप्पू की भी तरबियत की थी और रहमान डकैत कह लें आप या रहमान बलोच कह लें, उसकी तरबियत की थी। दोनों एक उस्ताद के शागिर्द थे। जब बंदर बंदर बाट हुई, पैसे की रेल पेल शुरू हो गई लियारी गैंग वॉर में, अगवा बराए तावान की इंडस्ट्री बन गई, भत्ताखोरी अपने उरूज पर शुरू हो गई। तो फिर मैं ये समझता हूं कि ताकत के हुसूल के लिए और अपना नाम बनाने के लिए रहमान डकैत और अरशद पप्पू में लड़ाई हो गई। इन दोनों की लड़ाई का शाखसाना ये निकला कि कराची शहर में लियारी गैंग वॉर के 150 से ज्यादा लड़के कत्ल हुए। न सिर्फ ये गैंग वॉर इन दोनों तक महदूद रही बल्कि इनके मारे जाने के बाद भी उज़ैर बलोच और बाबर लाडा जो कि पहले दोस्त थे बाद में दुश्मन बन गए, और गफ़ार ज़िक्री वो भी फिर पहले रहमान से लड़ता रहा, बाद में पप्पू के साथ मिलके इनके अपना गैंग बना लिया उसने। और उसके बाद फिर रहमान के साथ मिल गया, लेकिन दोबारा आप देखेंगे एक दूसरे से मिलते रहे, दोस्तियाँ होती रहीं, फिर लड़ते रहे एक दूसरे, और ये सब एक एक करके मारे जाते रहे। तो ऐसे बहुत सारे गैंग थे जिन्होंने, अगर आप दरियाबाद की तरफ जाते हैं लियारी में, तो वहाँ बादशाह खान और उसके फैमिली के लोग थे। भाई, एक भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन हो गया और पूरी पूरी उन्होंने ख़ानदान ख़त्म कर दिए। तो पूरे लियारी की यही हालात है। लेकिन आज हम बात करेंगे अरशद पप्पू के ऊपर। अगर आप बात करें कि अरशद पप्पू कौन था और इस हाई प्रोफाइल गैंगस्टर की इब्तदा किस तरह हुई, तो अरशद पप्पू एक नामी गिरामी गैंगस्टर था लियारी गैंग वॉर का, और उसने अपने आप को बड़ा मजबूत और मुनज़्ज़म किया था। लियारी में गैंग वॉर में उसका बड़ा नाम था, उसका बड़ी तूती कराची में बोलती थी और इसने नौजवान लड़कों पे बड़ी वर्किंग की थी। ये नौजवान लड़कों को मंशियात पे लगाता था, उनको असला थमाता था, और फिर एक जो नौजवान लड़के थे उनके हाथ में असला आ जाए तो फिर बदमाशी का शौक तो खुद ब खुद होता है। और इन नौजवान लड़कों ने वो अंधी मचाई कराची शहर में कि दुनिया ने देखा और दुनिया ने इसको रिपोर्ट भी किया। अरशद पप्पू की अगर मैं बात करूं तो अरशद पप्पू हाजी लालू का बेटा था और हाजी लालू ने ही इनकी तरबियत की थी। हाजी लालू एक नामी गिरामी लियारी का गैंगस्टर था जिसने इब्तदा तो मंशात से की थी, लेकिन उसके बाद वो स्मगलिंग की दुनिया में आया और उसके बाद अगवा बराए तावान की उसने इंडस्ट्री बनाई। लोगों को, ताजिरों को कराची शहर के अगवा करते थे और ये बड़ा इजी मनी थी ना, बड़े आराम से ताजिर अगवा करते थे और उनसे तावान वसूल करते थे। और जो लाखों का गेम था वो फिर करोड़ों में जाना शुरू हो गया और ये फिर मामला चलते चले गए और ये गैंग बढ़ता चले गया। अरशद पप्पू इस गैंग में शामिल हुआ। अरशद पप्पू ने अपने आप को मजबूत और मुनज़्ज़म करने के लिए कराची में जो बलोच आबादियां थी उनको असर रसूख वहां पैदा करना शुरू किया, और खास तौर पे जो बलोचिस्तान का एक मुख्तलिफ एरियाज है वहां पर भी उसने अपना असर रसूख पैदा करना शुरू किया। अरशद पप्पू के बात करने की एक वजह ये, एक तो मैंने उसे 2006 में गिरफ़्तार किया था
और मेरा एक बड़ा क्लासिक ऑपरेशन था जो कि मैंने इन्फॉर्मर्स की मदद से उसके पीछे काफ़ी टाइम से लगा हुआ था। तो बड़ा दिलचस्प एक स्टोरी है, वो मैंने बतानी है। दूसरा हाई प्रोफाइल केस था जिससे लियारी गैंग वॉर उस वक्त एक तरफा हो गई थी, रुक गया था, उसमें एक गैंग का ख़ात्मा हो गया था। तो कुछ लोग मारे गए थे, कुछ पकड़े गए थे। जब मैंने अरशद पप्पू को पकड़ा तो गैंग वॉर रुक गई थी उस वक्त रहमान डकैत भी ईरान भाग गया था। फिर जब वापस आया फिर दोबारा एक नए सिरे से सिलसिला शुरू हुआ था। अरशद पप्पू का बाप हाजी लालू ख़ुद एक बहुत बड़ा मंशात फ़रोश और बत्ताखोर था अपने इलाके में, जहानाबाद लाशारी मोहल्ला शेरशाह में, और बिल्कुल लियारी से मुत्तसिल है। नाला एक नाले नदी के बीच में इस तरफ कलाकोट आता है, उस तरफ शेरशाह आता है। और जब रहमान का बाप उसके मारे जाने के बाद रहमान को अपनी सरपरस्ती में इसने हाजी लालू ने लिया और बाबू डकैत के ख़िलाफ़ इसको तैयार किया। और जिस तरीके से जो भी इस पर मेहरबानियाँ की और बाद में इख्तलाफात हुए वो एक अपनी बच्चे को पता है। अरशद पप्पू हाजी लालू का यासिर अरफात उसका बड़ा बेटा था, उसके बाद अरशद पप्पू था। अरशद पप्पू की हिस्ट्री आप देखें, ये पहले भी गैंग वॉर शुरू होने से पहले भी क्राइम में इन्वॉल्व था। मंशात फरोशी में ज़्यादा दिलचस्पी थी लेकिन हाथ छूट था। और इसका एक मखसूस गैंग था, ये 8-10 लड़के थे इसके साथ, जो कहीं भी जाते थे कुछ भी कर गुजरते थे। और इससे इवन के रहमान भी खौफज़दा रहता था और रहमान इससे अवॉइड करता था। लेकिन जब रहमान ने इसके बाप को आंखें दिखाई और पप्पू से मुँहमारी की और पप्पू के बड़े भाई से की, तो वहाँ फिर पप्पू ने इसको रहमान के मुकाबले पे जब आने का फ़ैसला किया तो उसका रीज़न यही था कि पप्पू ने महसूस किया कि रहमान ने उसके बाप की बेइज्जती की है। और पप्पू ने रिएक्शन में आके अफशानी गली कलाकोट जो रहमान का घर था जहाँ, वहाँ के फायरिंग की और वहाँ तमाम वो जो रहमान को भागना पड़ा उस वक्त जब उसने हमला किया वहाँ पे। और 4 लोग आए थे और क्लशनकोफों के साथ इसने उस मोहल्ले में फायरिंग की। रहमान को जान बचा के भागना पड़ा और पूरे मोहल्ले में कई घंटे तक मौजूद रहे और किसी की जरूरत नहीं हुई कि अरशद पप्पू को चैलेंज करता उस वक्त। इन दोनों की लड़ाई का शाखसाना ये निकला कि कराची शहर में लियारी गैंग वॉर के 150 से ज्यादा लड़के कत्ल हुए। इन्होंने एक दूसरे की आबादियों पे हमले किए, एक दूसरे के रिश्तेदारों पे हमला किया। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि हब के इलाके में जो सईदाबाद का इलाका लगता है मदीना कॉलोनी का, वहां पर अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के चचा के घर पे एक रेड किया, या आप कह लें कि वहां पर घेराव किया उस घर का। और रहमान डकैत के चचा को उसने अपनी मुखबिर बना के रखा और उसके बाद फोन पर रहमान डकैत की उससे बात कराई कि आप अपने चचा से बात करो, मैं इसको कत्ल कर रहा हूँ। रहमान को इसने फ़ोन किया और कई मरतबा ऐसा हुआ कि फ़ोन करके उस तक ये आता था उस पर हमला करने के लिए। और रहमान पहले अवॉइड करता रहा था, वो मौके की ताक में था, लेकिन उसको भी कोई उसका दाव चल नहीं रहा था। और पप्पू मुसलसल एग्रेसिव खेल रहा था, वो कभी इसके साथियों पर अटैक कर रहा था। और फिर ऐसा शुरू हुआ कि इन्होंने पहले जो डराने के लिए एक दूसरे पर फायरिंग चल रही थी, इन्होंने फिर जाने लेनी शुरू कर दी। चूँकि रिश्तेदार थे, अरशद पप्पू का बड़ा भाई अरफात और रहमान डकैत दोनों गोली मार के यूसुफ के दामाद थे और दोनों को पता था रिश्तेदारों का, रिश्तेदार मुश्तरका थे, दोस्त मुश्तरका थे। तो इन्होंने चुन चुन के एक दूसरे के रिश्तेदारों को मारने शुरू किया। मुझे याद है अरशद पप्पू को जब मैंने पकड़ा तो उसने एक केस बताया था कि उसने किस तरीके से रहमान के चचा को महाजर कैंप में, बल्दिया टाउन में, वहाँ उसको जाके उसके घर से उठाया और रहमान डकैत को उसने कॉल की और फ़ोन पे उसने सुनाया कि देख मैं तेरे चाचा को मार रहा हूँ और सुन तू इसकी चीखें। और रहमान ने भी इसी तरीके से किया, इसके रिश्तेदारों के, इसके हमजुल्फ को मारा, इसके सालों को मारा, इसके जो भी करीबी रिश्तेदार जो उसके रेंज में आते तो मारता चला गया। घर के बेहदीने में समझता हूँ लंका ढाई। अरशद पप्पू को रहमान डकैत का सब पता था और रहमान डकैत को अरशद पप्पू का सब कुछ पता था, जिसकी वजह से जो पीक था कराची शहर का, वो कराची शहर के लोगों ने देखा कि किस तरह कत्लो गारत गिरी हुई और किस तरह भत्ताखोरी, पर्चियां देने का सिलसिला शुरू हुआ, अगवा बराए तावान शुरू हुआ, जदीद असलाह कराची में पहुंचना शुरू हुआ। तो रहमान डकैत और अरशद पप्पू अब हाजी लालू के हाथ से निकल चुके थे और इन्होंने अपने 2 ग्रुप बना लिए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने गैंगस्टर पैदा करना शुरू किए और कमांडर्स बनाना शुरू किए।
अरशद पप्पू अपने करीबी साथियों को मुख्तलिफ इलाकों के कमांडर्स चुन रहा था और रहमान डकैत अपने इलाके में जो कमांडर्स थे वो बनाने की कोशिश कर रहा था, और ये दोनों आमने सामने थे। इन दोनों में झगड़ा जो है अपने पीक को पहुंचा और फिर ये लड़ाई लोगों ने खूनी शक्ल में देखी। पप्पू की आप नफ़रत का अंदाज़ा लगाएं रहमान से कि उसने रहमान के वालदैन की कब्र पे, उसके बाप की कब्र पे जाके बारूद बांधा और उसको डायनामाइट से कब्र उड़ा दी उसने, जो कि बहुत ही एक मतलब बहुत गरीब हरकत थी, लेकिन नफ़रत और बिल्कुल इंतकाम की आग में पागल हुआ जा रहा था। उज़ैर बलोच के जो वालिद थे मामा फैजू, इनके हवाले से मुख्तलिफ इतलात हैं। जो पुलिस हुकाम से हमारी यहाँ बात होती है वो ये बताते हैं कि मामा फैजू जो कराची से बस स्टॉप से जो बलूचिस्तान बसें जाती हैं, बलूचिस्तान से कराची आती हैं, वहां पर उनके टर्मिनल की सरपरस्ती करता था। आप पुलिस का बीटर कह लें या आजकल लोग उन्हें ट्रांसपोर्टर भी कहते हुए दिखाई देते हैं। ट्रांसपोर्टर कह लें या बीटर कह लें, वो पुलिस के लिए पैसे जमा करता था, पुलिस के लिए पैसे जमा करता था। और रहमान डकैत को भी उस इलाके में झटपट मार्केट के, गालिबन मुझे याद पड़ता है कि वहां पर ये बस स्टैंड था जहां पर बलूचिस्तान की बसें आती थी, और वहां के करता धरता मामा फैजू थे। मामा फैजू के पुलिस से भी ताल्लुकात थे, मामा फैजू के गैंग वॉर के बगैर काम करना बहुत मुश्किल था, उनसे भी ताल्लुकात थे। तो मामा फैजू ये तमाम तर जो मामला थे बस स्टैंड के, वहां से रकम जमा करते थे, गैंग वॉर को भी फराहम करते थे और पुलिस को भी फराहम करते थे। और उनका ये जो सिस्टम था या उनका जो सेटअप था वो बड़े मजबूत और मुनज्जम तरीके से चल रहा था। मामा फैजू तमाम तर जो लाखों और करोड़ों रुपए के पैसे थे रहमान डकैत को देता था, रहमान बलोच को देता था। तो अरशद पप्पू का ये शिकवा था कि ये पैसे आप मुझे देना। ये झगड़ा बनता चला गया, ये लड़ाई शुरू होती चली गई, मामा फैजू को प्रेशर आना शुरू हुआ। तो उसका जो नतीजा था वो ये निकला कि मामा फैजू को कत्ल कर दिया गया। और ये इल्जाम था कि अरशद पप्पू ने और उसके ग्रुप ने मामा फैजू को कत्ल किया है। मामा फैजू के कत्ल के बाद लियाली की जो सूरत हाल थी वो यकसर तब्दील हुई, मामला तब्दील हुए, हालात तब्दील हुए, सियासी मुदाखलत बढ़ना शुरू हो गई। तो मामा फैजू में समझता हूँ कि लियारी का टर्निंग पॉइंट था कि वहां से अरशद पप्पू ने जब मर्डर किया मामा फैजू का, उसके बाद की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो गई। आप बेहतर अंदाज में जानते हैं, आपने कराची पुलिस में काम किया है और आपकी जो मुखबरी का नेटवर्क था वो इंतहाई मजबूत था, वो नेटवर्क बहुत अच्छा था। तो इतलात तो ये है कि अरशद पप्पू ने मामा फैजू को पहले अगवा किया और उसके बाद जब मुजाहिमत हुई तो उनकी टांग पे गोली लग गई थी और कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्हें घुमाया गया और खून ज्यादा बह जाने की सूरत में मामा फैजू जो है इंतकाल कर गए। तो ये इतलात थी, ये मुख्तलिफ इतलात थी, हमें भी पता लगती रही हैं, पुलिस के अफसरान से भी हमारी बात होती रही है और ये भी बताया गया है कि अरशद पप्पू ने डायरेक्ट जाके मामा फैजू को रकम ना देने पर कत्ल किया। मेरी पोस्टिंग सीआईडी में थी, मैं उस वक्त एसपी ऑपरेशन था और मैं रहमान डकैत और अरशद पप्पू दोनों पे काम कर रहा था और मेरे पास इन्फॉर्मर का एक नेटवर्क था जो लियारी में बहुत, मेरी एएसआई टाइम से मेरी बड़ी पोस्टिंग रही है लियारी में, तो लियारी पे मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे इन्फॉर्मर थे, मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे इन्फॉर्मर्स थे जो मुझे इतलात देते थे। तो अरशद पप्पू पे मैंने उसके पीछे इवन कि मैं कराची से जब शुरू हुआ तो वो बलूचिस्तान भाग गया था, मैं उसके पीछे गवादर गया, मैं उसके पीछे तुरबत गया, खुशदार गया, मुख्तलिफ़ जगहों पे इस पर रेड हुए। और तुरबत में तो इनकाउंटर भी हो गया था जब हमने रेड किया, वहाँ पे अलहदगी पसंद थे उनसे, ये उनके पास था और वहाँ फायरिंग का तबादला हुआ, फिर ये जंगल में निकल गया था वहाँ से। बहरहाल जब वापस आए तो फिर इसको मैंने लियारी नयाबाद के इलाके से इसको गिरफ़्तार किया था और जब इसको गिरफ़्तार किया तो उस वक्त भी इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से लड़े और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी जब इससे मैं इसको ज़िंदा पकड़ना चाहता था, जबकि इसकी कोशिश थी कि ये मारा जाए। इसने पूरी कोशिश की, पकड़े जाने के बावजूद भी लड़ता रहा, किसी तरीके से हाथापाई करता रहा, लेकिन मेरा मकसद था इसको ज़िंदा पकड़ना। तो मैं इसको ज़िंदा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इससे पूछनी थी, बहुत सारे मर्डर थे, ब्लाइंड मर्डर थे इसके खाते में और जो हमने इससे पूछने थे। तो मेरी तरजीह ये होती है कि मैं मुलज़िम को मारने के बजाय उसको अगर ज़िंदा गिरफ़्तार करूं तो वो जो मेरी तरजीह बहरहाल ये रही है हमेशा से। तो अरशद पप्पू का आप ये देखें कि कराची में अगवा बराए तावान का एक सिलसिला शुरू हो गया था और लियारी, शेर शाह, बल्दिया टाउन, इवन के आप सदर के एरिया में आएँ, जुड़िया बाज़ार, ये तमाम इलाके
टावर, बोल्टन मार्केट, ये बिजनेसमैन को उठा के ले आते थे और तावान खुले हम ये तावान लेते थे। वहाँ से कब्रिस्तान के पास जाके लोग तावान दे के आते थे। बीच में बहुत सारे इनके मिडल मैन थे, वो भी कारोबारी लोग थे कराची के। मैं नाम चले नहीं लेता, लेकिन ये कि जो बीच में मिडल मैन का काम करते थे और वो पप्पून के ज़रिए लोगों से पैसे लेता था। और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग तो इतनी थी कि हर दूसरे दिन ये 2-4 बंदे इन्होंने बिठाए होते थे और कोई इनको झिझक नहीं थी। तो पुलिस के ऑपरेशन भी चल रहे थे, काफ़ी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इनका हाथ खुल चुका था, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। रहमान को इन्होंने भगा दिया था लियारी से। रहमान उस वक्त फिर जब पप्पू वालों ने ज़ोर पकड़ा, उसके साथ मजीद स्पीड और दूसरे गफ़ार ज़िक्री और कालू करंट, बहुत सारे लोग उसके साथ मिल गए थे। तो रहमान को उस वक्त महसूस हुआ कि अगर वो लियारी में रहा तो मारा जाएगा। और गैंग उसने भी बना लिया था, बहुत बड़ा गैंग था, लेकिन उसको एक वक्त आया कि उसको लियारी से भागना पड़ा। और जब मैंने 2006 में इसको अरशद पप्पू को लियारी से गिरफ़्तार किया, तो उसके बाद जब गिरफ़्तारी के बाद रहमान को पता चला है, तो रहमान उसके बाद आया है वापस। और रहमान के काम भी यही थी, किडनैपिंग, भत्ताखोरी और पूरी कराची से जो डकैतियाँ लड़के करते थे उनको पनाह देना। इसके अलावा मंशात फरोशी के अड्डे चलते थे इनके, बहुत सारी चीज़ें थी। गालिबन कराची पुलिस के सरबराह थे नियाज अहमद सिद्दीकी की ये वो दौर है। आप उस आज की तो सीटीडी है, उस वक्त की सीआईडी थी। फयाज खान की टीम थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक खातून मुखबर थी जिनका अरशद पप्पू से लिंक था। उन्होंने उन पे बड़ी वर्किंग की आप लोगों की टीम ने, और उन खातून को इस्तेमाल किया और अरशद पप्पू के एक जगह छापा मारा और अरशद पप्पू को वहां से गिरफ्तार किया और एक मजबूत केस बनाया। फयाज खान साहब, आप तो बेहतर अंदाज में जानते हैं, आपकी टीम थी और वो खातून मुखबर ने अहम किरदार अदा किया था। जो हमारी इतलात हैं, जो हमें पता चली है कि वो खातून इन्फॉर्मर ने आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, उसका पिन पॉइंट बताया और वहां पर उस वक्त की सीआईडी ने छापा मारा और अरशद पप्पू को गिरफ्तार किया, फिर उस पर केस बना और वो जेल चले गया। मैं इन्फॉर्मर्स की बात नहीं करता, इसलिए कि अगर जिसने भी मुझे पकड़वाया, मैं कभी इन्फॉर्मर्स की, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आपका इन्फॉर्मर कौन था। कोई कहता है कि कोई औरत थी, कोई कहता है कि कोई पप्पू का रिश्तेदार था, कोई कहता है कि पप्पू का मुखालिफ था, कोई कहता है कि फ़ोन ट्रेस किया है इसका, कुछ बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन मैं इन्फॉर्मर्स को कभी नहीं उसके बारे में बात करना पसंद किया, ना मैं बताता हूँ ना बताऊँगा कभी। तो ये अखलाकी तौर पे एक नॉन प्रोफेशनल चीज़ है अगर इन्फॉर्मर पर डिस्कस किया जाए, ख़ुसूसी तौर पे अपने जो इन्फॉर्मर जिन्होंने आपकी मदद की उनके बारे में बात करके उनकी जान ख़तरे में डाली जाए। जेल से रिहाई के बाद अरशद पप्पू ने फिर अपने गैंग को मजबूत और मुनज़्ज़म करने की कोशिश की और अब ये समझे कि रहमान डकैत हट चुका था, उज़ैर बलोच सरदार बन के आ चुका था। और फिर आपने देखा कि कराची शहर में अरशद पप्पू का गैंग अलग हो गया और उज़ैर बलोच का गैंग बिल्कुल अलग हो गया और इन दोनों गैंगस्टर ने आपस में एक दूसरे के लड़कों को कत्ल करना शुरू किया। लियारी मैं समझता हूँ बड़ा पसमानदा सा इलाका है, लेकिन वहाँ के नौजवानों में बड़ा करंट है। आप उसको मनफी तौर पर लेके जाएं तो आपकी मर्जी है, आप उसको मस्बत तौर पर लेके जाएं तो आपकी मर्जी है, लेकिन नौजवान लड़कों का वहाँ बड़ा इस्तेमाल किया गया। मैं ये समझता हूँ कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के लड़कों का लियारी में इस्तेमाल किया गया। उनके हाथ में किलाशनकोफ पकड़ा दी गई, उनके हाथ में जदीद असलहा दे दिया गया और फिर उनको टास्क दिया गया कि कराची शहर में बदअमनी की जाए, कराची शहर में लड़ाई की जाए, एक दूसरे का गैंग वॉर किया जाए, एक दूसरे के लड़कों को मारा जाए। और कराची शहर ने देखा, बल्कि दुनिया ने देखा कि किस तरह बोरियों में लाशें मिलती थी और किस तरह लोगों को कत्ल किया गया। मैं आपको बताऊं, मुझे याद पड़ता है मैं सीएनबीसी पाकिस्तान में था और मेरा एक दोस्त है मोहम्मद अशद, समर टीवी में था। हम कोई इवनिंग शिफ्ट में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे चैनल्स के लिए। तो हम दफ्तर से निकले, जहां हमारा आई चंडीगढ़ रोड पे दफ्तर था, उसके बिल्कुल रोड क्रॉस करके लियारी का इलाका शुरू हो जाता था। हम कोई 12:30-1 बजे दफ्तर से निकले। ये वो हालात थे कराची के जब बोरी में लाशें मिलती थी। तो हम थोड़ा सा ही फासले पर गए थे तो हमें 2 बोरियां नजर आई जिनसे खून रस रहा था। तो मैंने मोटरसाइकिल साइड पे लगाई और अपने दोस्त को भी रोका और फिर हमने जब वो बोरी को चेक करना शुरू किया तो ये पता चला कि हमें ये महसूस हुआ कि रात में
वो मुर्गी का कचरा जो लेके जाने वाली गाड़ियां हैं, उनसे ये 2 बोरियां गिर गई हैं और वहां से खून रस रहा है। लेकिन जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल अलग थी। फिर हमने पुलिस को इतला दी और पुलिस मौके पर पहुंची, और जब वो बोरियां खोली गई तो उनसे 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं। तो इस तरह कराची शहर में लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर गैंग वॉर बढ़ती चली गई, फिर इसमें कभी एमक्यूएम इन्वॉल्व हो गई, फिर इसमें लियारी गैंग वॉर पनपना शुरू हो गई। इसमें जो सियासी असर और रसूख था वो शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी एक तरफ हो गई, एमक्यूएम एक तरफ हो गई, यहाँ के लड़के अलग हो गए, वहां के लड़के अलग हो गए, और फिर लड़कों ने वो उधम मचाया कराची शहर में कि सबने देखा कि कराची शहर में किस तरह उधम मचाया गया, किस तरह नौजवानों को अगवा किया गया, किस तरह नौजवानों को कत्ल किया गया। कई कई नौजवानों की कराची शहर में नमाज जनाजा होती थी, और लोगों ने देखा कि किस तरह शहर का अमन अमान खराब किया गया, और सूरत हाल इंतहाई खराब नहीं बल्कि मैं कहूँगा बदतर होती चली गई, और सूरत हाल किसी के काबू में नहीं थी। अरशद पप्पू को जब जेल से छुट के आया तो अरशद पप्पू पे उज़ैर बलूच उस वक्त लियारी का डॉन बन चुका था। रहमान डकैत के मारे जाने के बाद उज़ैर ने जिस तरीके से तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूरा गैंग मुनज़्ज़म किया और उसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जिस तरीके से ले गया, तो अरशद पप्पू जब वापस आया तो अरशद पप्पू को उसका अंदाज़ा नहीं था। और अरशद पप्पू इन सब मुखालफतों के बावजूद जिस तरीके से शहर में घूमता था तो अंदाज़ा हो चुका था कि ये मारा जाएगा, इस तरीके कभी भी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। और यही हुआ जब उज़ैर को इन्फॉर्मेशन मिली, और उसने चूँकि पावरफुल हो चुका था, वो एसएचओ भी अपनी मर्ज़ी के लगाता था और पोस्टिंग पुलिस वालों की करवाता था। इंतज़ामिया में बहुत से लोग थे जो उसके कहने पे उनकी पोस्टिंग की गई थी। तो उज़ैर बलूच ने चांद खान, यूसुफ बलोच और जावेद बलोच, इन सब की मदद से इंफॉर्मेशन मिलने पर काला पुल के करीब से एक अपार्टमेंट से शेरा एक पठान था, उसका घर था, उस पर मैं पहले भी रेड कर चुका था। अरशद पप्पू को जब पकड़ा था उससे उस ज़माने में मैंने 2-3 दफ़ा रेड किया था। शेरा पठान का जो वालिद था वो अरशद पप्पू के वालिद हाजी लालू का दोस्त था। तो उसने उनकी ख़ानदानी दोस्ती थी और ये बड़ा एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे। तो डिफेंस के इलाके में एक अपार्टमेंट में शेरा ने अरेंज की थी पार्टी, और ये सारे अरशद पप्पू और ये लोग सब आपस में वहाँ कर रहे थे, पार्टी मना रहे थे। जब उज़ैर के साथी पुलिस की चांद खान और यूसुफ बलोच और जावेद बलोच के साथ मिलकर इन्होंने वहाँ पर रेड किया, और बज़ाहिर पुलिस सामने थी, और जब इन्होंने वहाँ से इनको अपनी हिरासत में लिया तो ले जाके इन्होंने उज़ैर बलूच के पास ले गए और उसके हवाले किया। मैं ये समझता हूँ, अगर आप कहें कि उज़ैर बलोच के खिलाफ रियासत ने एक्शन लिया था, 2016 या 15 की बात है, गालिबन मुझे याद पड़ता है, तो वो रियासत का ऑपरेशन नहीं था, वो सियासी ऑपरेशन था। उस वक्त एक टीवी चैनल से मुंसलिक था मैं, रात का तकरीबन 12:30-1 बजे का वक्त था। मैं सीटीडी गार्डन के बाहर खड़ा हुआ था, तो कुछ सियासी शख्सियात वहां से ऑपरेशन के हवाले से सूरत हाल आगाह करने की उनको कोशिश की गई थी, और उनको बताया गया था कि किस तरह ऑपरेशन किया जाएगा और किस तरह ये ऑपरेशन होगा। और फिर दुनिया ने देखा वो ऑपरेशन हुआ, नाकाम भी हुआ, उसमें पुलिस का नुकसान भी हुआ, उसमें इलाका भी महसूर बना रहा, बम गोले चलते रहे, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंजता रहा, बख्तरबंद गाड़ियां भी जाती रहीं, लेकिन जो पुलिस की हिकमत अमली थी वो नाकाम हुई और ये ऑपरेशन भी फेल हो गया। उज़ैर बलोच का एक टास्क था कि अरशद पप्पू को किस तरह कत्ल किया जाए। उज़ैर बलोच लियारी में एसएचओज, डीएसपीज, एसपीज और ये इनकी पोस्टिंग कराना शुरू हो गया। जब लियारी के कमांडर्स मजबूत और मुनज़्ज़म हुए, लड़कों ने अपना नेटवर्क का जाल बिछाना शुरू किया, लोग वहां पर उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए, जिनमें खास तौर पर नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो फिर टास्क था कि अरशद पप्पू को ढूंढा जाए और फिर उसका जो है एंड किया जाए। आप ये समझें, मैं ये समझता हूं कि पुलिस को इस्तेमाल किया गया था। ये इतला थी कि कयूमाबाद का एक फ्लैट है जहां पे एक पार्टी चल रही थी और वहां पर अरशद पप्पू मौजूद था। अरशद पप्पू के एक करीबी साथी को, जिसको पैसे देकर, मैं ये समझता हूँ ये लाखों रुपए की मुखबरी नहीं थी, ये करोड़ों रुपए की मुखबरी थी कि गैंग वॉर वालों ने अरशद पप्पू के करीबी साथी को मुखबर बनाया और उसने ये इतला दी कि अरशद पप्पू इस फ्लैट में पार्टी कर रहा है और आप लोग फौरन आ जाएं। उसके बाद लियारी गैंग वॉर के लड़के, और जिसमें बाबा लाडला भी शामिल था, ये और जो है
दीगर जो पुलिस अफसरान थे जो कि लियारी में पोस्टिंग पे थे, मुकदमात में भी नामजद हुए, उन्होंने फ्लैट से अरशद पप्पू को उठाया और लियारी लेके आ गए। ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया। उज़ैर बलोच ने अपने बाप की मौत का जिस तरीके से बदला लिया है वो बड़ा इबरत अंगेज़ और वह खौफनाक था। और उज़ैर ने इसकी उंगलियां काटी, बाजू, हाथ, पाँव सब काटे और उसके आखिरकार उसका गला काट के जिस तरीके से लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंके, तो उसकी लाश आज तक नहीं मिल सकी, उसकी हड्डी भी नहीं मिली कोई। और जब ये केस में चालान हुए, पुलिस वाले भी पकड़े गए, सब मुलज़िम भी पकड़े गए, लेकिन लाश का आज तो कोई पता नहीं चल सका, जो कि बड़ी अफसोसनाक, बहुत खौफनाक। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस खौफनाक वारदात का नोटिस लिया था। और इस केस में जो मुलविस पुलिस अफसरान थे वो तमाम सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर ही गिरफ़्तार किए गए थे। गुस्सा था उज़ैर बलोच को अपने अंदर के, ये मेरे वालिद का कातिल है। और फिर दुनिया ने देखा, वो वीडियोस भी मंजर आम पर आई कि उसकी उंगलियां काटी गई पहले, फिर उसके पैर की उंगलियां काटी गई, फिर उसके हाथ काटे गए और लियारी वालों ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर उसके सर को काटा गया, उससे फुटबॉल खेली गई। ये वो वीडियोस हैं जो मंजर आम पर आई हैं गैंग वॉर की जानिब से कि हमने अपने कत्ल का बदला लिया है। और अरशद पप्पू की आज तक लाश नहीं मिली। जब उसके जिस्म के टुकड़े किए गए तो उसको नजर आतिश किया गया, उसको जला दिया गया उसकी लाश को, और आज तक वो टुकड़े नहीं मिले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और इस सूरत हाल पे बड़ा वाविला हुआ कि ये किस तरह होता है कराची में, ये क्यों होता है। सबको पता था किस तरह होता है और क्यों होता है, ये कत्ल गारतगिरी क्यों होती है, किस तरह होती है, कौन पुष्पनाही करता है। जब इनका स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये सब कुछ छोड़ दिया जाता है, और जब ये अपने पीक पे चले जाता है तो फिर सबको होश आ जाता है कि ये किस तरह हो गया और किस तरह लियारी में गैंग वॉर होना शुरू हो गई, किस तरह लड़ना शुरू हो गए, मामलात किस तरह वो हो गए। तो अगवा की वारदात भी बड़ा फिल्मी सीन था। मैं ये समझता हूँ कि गैंग वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई है। लोग साइलेंट हो गए हैं, लोग खामोश हो गए हैं। अब आपने देखा कि जहां रहमान डकैत की लड़ाई अरशद पप्पू से थी, तो अरशद पप्पू की लड़ाई उज़ैर बलोच से शुरू हो गई। और फिर उज़ैर बलोच की लड़ाई हमने देखा कि बाबा लाडला से शुरू हो गई, क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें थी वो उज़ैर के जरिए की जाती थी लियारी गैंग वॉर की, और जो नेगेटिव चीजें थी वो बाबा लाडला से की जाती थी कि सारे गैंग्स ऑपरेट वो करता था। और वो भी अपने लियारी गैंग वॉर में बड़ा असर रसूख रखता था, बड़ा नामी गिरामी आदमी था बाबा लाडला। लेकिन जब फुटबॉल मैच हुआ, एक मुझे याद पड़ता है लियारी में फुटबॉल मैच था और उसकी इफ्तिताही तकरीब में बाबा लाडला गया था। जब उसने फीता काटा और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसकी बड़ी लग्जरी गाड़ी थी, उसके बिल्कुल करीब बम धमाका हुआ। और ये वो टर्निंग पॉइंट था लियारी का कि रहमान डकैत और अरशद पप्पू की लड़ाई साइड में रह गई, फिर बाबा लाडला और उज़ैर बलोच की लड़ाई शुरू हो गई थी। और ये दोनों घाटे दोस्त थे, दोनों घाटे यार थे, और इनको भी सब पता था कि उज़ैर बलोच किस तरह ऑपरेट करता है, इसके करीबी लोग कौन है। और बाबा लाडला का भी उज़ैर बलोच को पता था कि इसके करीबी साथी कौन है और वो किस तरह ऑपरेट करते हैं। और फिर कराची शहर में एक दफा फिर बदअमनी की लहर हुई और इन्होंने एक दूसरे के लड़कों को मारना शुरू किया। अब तो जेल में उज़ैर बलोच जेल में, बाबा लाडला जो है मारा जा चुका है। और लियारी की सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है अभी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लड़के खामोश हैं वो कहाँ पर हैं। कराची में एक मरतबा फिर भत्ताखोरी शुरू हुई है और कुछ मुख्तलिफ ग्रुप ऑपरेट करना शुरू हुए, तो ये एंड नहीं है अभी भी। ये गैंग वॉर जो है अरशद पप्पू के मरने पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आप देखें अरशद पप्पू के बेटे ने इंस्पेक्टर चांद खान न्याजी को मारा, फिर उसने और उसके एक कज़न ने मिल के इंस्पेक्टर जावेद बलोच को मारा। उसने बाप के बदले लिए हैं, चूँकि उज़ैर उस वक्त गिरफ़्तार हो चुका था, उसके साथी मारे गए या फिर पकड़े गए, तो इस वजह से उसको वो मौका नहीं मिल सका उनसे बदला लेने का। लेकिन जो पुलिस वाले जो उसके रेंज में है उसने मारे हैं, तो ये गैंग वार ख़त्म नहीं हुई। उज़ैर भी जेल में, और जिस तरीके से केसेस में वो छुटता जा रहा है तो लगता है कि शायद ही किसी केस में उसे सज़ा होगी। अरशद पप्पू का बेटा जेल में, उसके भतीजे वगैरह जेल में, वो भी निकलेंगे। आपको पता है सिस्टम ऐसा है कि इसमें सज़ाएँ बहुत कम होती हैं, गवाही नहीं होती और बहुत सारी रीज़न है। तो ये गैंग वार ख़त्म नहीं हुई, ये एक वक्ती तौर पे ठहराव आया है। देखें अल्लाह खैर करे, लेकिन ये कि कोई बैद नहीं कि ये वॉर दोबारा शुरू हो जाए।